हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सुबह की क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की होती है सुबह 8 बजे। तो हम सब चलते हैं सुबह की टॉप 10 करंट अफेयर्स की ओर, जो आप सबको इस क्लास से सिर्फ टॉप 10 जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आप सबको इस क्लास में बताए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम सब बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी? जो अभी हाल में कैबिनेट के द्वारा एक यूपीआई को, भीम यूपीआई को कितने करोड़ रुपए की इसकी मंजूरी दी है? तो ये 2600 करोड़ रुपए की इसको मंजूरी मिली है भीम यूपीआई को। 2600 करोड़ यूपीआई को मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा। यूपीआई जो लेन देन बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में अभी तक दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये पृथ्वी शाह। पृथ्वी शाह 'पृथ्वी शाह' के द्वारा ये बनाया गया है स्कोर। असम के खिलाफ बनाया गया है स्कोर 379 रन। 379 रन 379 रन बनाए गए हैं असम के खिलाफ। ये रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जो भी हाल में केंद्रीय प्रदूषित नियंत्रण बोर्ड के द्वारा 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली को माना गया है। दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी बच्चों हम सब जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। पहले ये 1976 में जल बोर्ड के नियंत्रण में था, उसके बाद में 1986 में अलग करके केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कर दिया गया 1986 में। तब से इसकी स्थापना 1986 मानी जाती है। 1986। तो बच्चों, चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ, अंबेडकर ए लाइफ के जो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? जो भी बहुत ही चर्चा में है, उनके अंबेडकर जी की जयंती पर शशि थारूर जी के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई थी। ये बहुत ही चर्चा में है, तब ये क्वेश्चन लाया गया है आप सबके लिए। तो बच्चों, इसके लेखक कौन है? शशि थारूर। शशि थारूर जी इसके लेखक हैं अंबेडकर ए लाइफ की। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सब ऐसे ही मेहनत करते जाइए और वह बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2023 आयोजन के लिए किसे अपना ऑफिशियल पावर्ड बॉय पार्टनर घोषित किया है? तो किसे अभी हाल में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, वो किसको अपना पार्टनर बाय के रूप में घोषित किया है? तो मास्टर कार्ड को ये अपना ऑफिशियल पावर्ड बॉय घोषित किया है। मास्टर कार्ड को। तो बच्चों, हम लोग ये भी जान लेते हैं
दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो सिनेमा घरों में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा घरों में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के इंटर फिल्म फेस्टिवल। तो भाई, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जब हुई थी 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। में। और प्रथम विजेता कौन थी? तो देवकी रानी इसकी प्रथम विजेता थी। और ये भी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2017 में आप सभी भी जान लीजिए, 2017 में विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत 2017 में ये पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो प्रथम विजेता कौन है? देवकी रानी। अभी तक कितने फेस्टिवल हो चुके हैं? मतलब कौन सा संस्करण हो चुका है? ये 68वां संस्करण 2022 में हुआ था। जिसके विजेता कौन थी? जिसके विजेता मतलब सबसे लास्ट बार के 68वें की विजेता जो थी वो आशा परेख जी थी। आशा परेख। तो बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे 6वें क्वेश्चन की ओर। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है? जो भी हेनरी पासपोर्ट जो जारी करता है वो दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली पासपोर्ट है। वो टॉप पे कौन सा रहता है देश? हर बार का जापान देश इस बार भी टॉप पे है। 193 देश जापान के जो लोग हैं, जापान के जो निवासी हैं वो 193 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, टहल सकते हैं। और भारत चौथे नंबर पे है। भारत 87वें नंबर स्थान पर है। भारत का भी स्थान जान लेते हैं। भारत जो है वो 87वें स्थान पर है। भारत के जो निवासी हैं वो बिना वीजा के 60 देशों में की यात्रा कर सकते हैं। 60 देशों की यात्रा बिना वीजा की कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है किसी न किसी पेपर में देखने को भी मिल जाए। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। जो की बार की राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो कौन सी है? तो विकसित युवा विकसित भारत। जो अब की बार की थीम है ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी थीम क्या है। 2023 की राष्ट्रीय युवा दिवस की जो की थीम है वो विकसित युवा विकसित भारत है। विकसित युवा विकसित भारत यहां लिख देते हैं। जो की बार की थीम है वो विकसित युवा विकसित भारत है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो जयंती मनाई जाती है ये कब से मनाई जाती है? 1984 में। पहली बार कब मनाई गई थी? 1984 में इसको लागू किया गया था कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो ये भी देख लेते हैं इसकी स्थापना। उन्नीस सौ चौरासी से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क सीमा संगठन PRO सड़क सीमा संगठन के विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? जो अभी हाल में सड़क सीमा संगठन की जो पहली महिला तैनात हुई हैं को अफसर जो चुनी गई हैं वो कौन सी हैं? सुरभि जी हैं।
तो ये कैप्टन सुरभि। कैप्टन सुरभि, कैप्टन सुरभि जी को सड़क सड़क सीमा संगठन का तैनात होने, विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। सड़क सीमा संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। सड़क सीमा संगठन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1960 में। तो हम सब ऐसे नोट करते चलते हैं 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बच्चों हम सब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर, जो आप सबके लिए पेपर की हिस्ट्री से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सबको किसी न किसी पेपर में 2 कॉपी मिल ही जाएगा। तो बच्चों हम सब चलते हैं, पढ़ लेते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोर्न इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? तो किसके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो संजीव सनियाल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। संजीव सनियाल जो बहुत ही अच्छे लेखक हैं, तो उनके द्वारा ये विमोचन किया गया है। रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया बोर्न इट्स फ्रीडम का विमोचन करता कौन है? संजीव सनियाल जी हैं। तो बच्चों हम सब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। जलदूत ऐप का संबंध किससे है? तो जो जलदूत ऐप अभी हाल में लॉन्च किया गया है वो किससे संबंधित है? तो ये है गांव में जल स्तर का मापन। जो गांव में जलों का स्तर का मापन किया जाता है, इसी ऐप के द्वारा अब मापन किया जाएगा। जलदूत के माध्यम से किया जाएगा। गांव में जल स्तर का मापन, गांव में जल स्तर का मापन, गांव में जल स्तर का मापन जलदूत ऐप का संबंध है। गांव में जलों का स्तर मापन किया जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह 8 बजे। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर करिए और आप सब सब्सक्राइब करिए। तो हम सब मिलेंगे नेक्स्ट सुबह। जय हिंद दोस्तों।